सभी को राम राम। देखिए, हमारे वर्ब के ऊपर 12 सेशंस हो चुके हैं, जिसमें हमने मॉडल का पूरा यूज, प्राइमरी वर्ब डू बी और हैव के ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा की है। उन सभी का एक प्रैक्टिस सेशन भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा सेकंड प्रैक्टिस सेशन है जिसे आप ज्वाइन करेंगे अब। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। आप में से यदि कोई ऐसा साथी है जिसने पिछले 12 भाग नहीं देखे हैं तो प्लीज जाइए, सारे के सारे भाग सीरियल वाइज डले हुए हैं, आप उनको पहले देखें। डायरेक्ट आप इस क्लास को समझने की कोशिश करेंगे तो ये आपकी समझ में नहीं आएगी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24 है। ठीक है, क्वेश्चन है ही इज डैश इन द एग्जाम। अब सबसे पहले सक्सीड को देखिए। अब आपको ये समझ में आना चाहिए, मैंने आपको स्पेशली बताया था कि सक्सीड एक V1 है, ईडी लास्ट में है। हाँ बिल्कुल सही है। और इस ईडी के बाद एक और ईडी लगती है जब वो V2 और V3 में कन्वर्ट होती है। और हमने आपको बताया ये जो ईज है ये बी का फॉर्म है, और हमने आपको बताया कि बी के फॉर्म के बाद भैया कभी भी V1, V2 और V5 नहीं आ सकते, ये हमें बहुत अच्छे से पता है। तो इसलिए यहां पर सक्सीड आने का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। हमने आपको यह बताया कि इसके बाद या तो V3 आएगा या V4। अब V1 वाला ऑप्शन तो कट गया, लेकिन इसके बाद ऑप्शन में ना तो V3 है और ना ही ING है, तो यानी कि ये दोनों ही चीजें डिमांड में नहीं है। अब फिर आ जाते हैं सक्सेस क्या होता है। सक्सेस होता है नाउन, और जिस वर्ड के लास्ट में FUL आता है वो होता है बच्चों एडजेक्टिव। तो देखिए, अब एक तो एडजेक्टिव और एक नाउन है, तो सवाल ये है कि बी के फॉर्म के बाद ये यदि हमें एक एडजेक्टिव और एक नाउन में से चुनना पड़ रहा है तो कैसे करेंगे। मैंने आपको बताया था ये जो सब्जेक्ट है, यदि ये नाउन इसके बराबर है तो नाउन ओके है, और यदि ये नाउन इसके बराबर नहीं है तो फिर नाउन गलत है, फिर नाउन गलत है, ध्यान रखिएगा। तो अब देखते हैं, थोड़ा गला खराब है तो डिस्टर्बेंस होगी, बट आपको कोऑपरेट करना है ना, कोशिश करूंगा कि आप तक आवाज ना आए। देखिए, ये नाउन है तो हमने यहां पर नाउन रखा, तो मुझे ये बताइए इस ही के बराबर रखिए। ही कोई लड़का है, लड़के को हम ये कह सकते हैं क्या कि अरे सफलता इधर आ। लड़के को हम ये कह सकते हैं अरे सफलता इधर आ। आपने कहा नहीं सर, तो ये बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो नाउन भी नहीं आएगा, तो ये कट गया। तो आंसर क्या होगा, सक्सेसफुल। तो ही इज सक्सेसफुल इन द एग्जाम, इस तरीके से कटेंगे। अब जिसने पिछली सारी क्लासेस ढंग से देखी हैं तो वो इजीली समझ गया कि ये क्या कहानी है, क्योंकि इन सबको हमने बहुत धीरे धीरे बहुत ढंग से आपको करवाया है। लेकिन यदि कोई बच्चा डायरेक्ट इस क्लास में है, 13th क्लास में है, तो आप समझिए कि कुछ चीज़ों को एक बेसिक फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, वो हमने पहले 12 भाग में बहुत मेहनत करके बनाई है। तो आप प्लीज़ उसको देखकर वापस आएं, टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करें, समझने की कोशिश ना करें। 25वां, ही इज सक्सेस इन द एग्जाम, ट्रू और फॉल्स। वही बात है, बी के फॉर्म के बाद नाउन है, बराबर नहीं है तो फॉल्स है। अभी तो पढ़ा आपने, ही इज सक्सेस इन द एग्जाम, गलत हो जाएगा। अब यहां पर आइए, बड़ा ही खूबसूरत क्वेश्चन है। द फ्लड हैज, अब मैं इसको अगले क्वेश्चन पे लेके जाऊंगा। द फ्लड हैज डैश द विलेजर्स। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिएगा आप लोगों के लिए है ये क्वेश्चन, और इसमें सीखिएगा। द फ्लड हैज डैश द विलेजर्स, और ऑप्शन है दो, बड़े ही अच्छे ऑप्शन है दोनों। एक है अफेक्टेड, एक है इफेक्ट। अब ये तो आपके ज्ञानवर्धन में बहुत ज्यादा काम आएगा, ऐसी और भी चीजें हैं लेकिन यहां पर इसी को समझिए। देखिए, एक वर्ड है ऑप्शन में अफेक्टेड और एक वर्ड है इफेक्ट। दोनों लगभग सेम लग रहे हैं, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा। जो इफेक्ट है वो नाउन होता है, और जो अफेक्ट है वो वर्ब होता है। अब दिक्कत यह है कि यदि यहां पर बी का फॉर्म होता तो अलग तरीके से चेक करते,
लेकिन जब हैव का फॉर्म है तब वो बराबर वाला कोई कॉन्सेप्ट मत ले आना, वो सिर्फ बी के फॉर्म के केस में होता है। अब ध्यान से सुनना, कभी भी आपके सामने ऐसा कुछ आए कि सब्जेक्ट है उसके बाद हैव का फॉर्म है और यहां पर खालिस्तान है, अब यहां क्या भरना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझना। यदि यहां पर कोई प्रेपोजिशन है, यहां पर क्या है, प्रेपोजिशन, तो प्रेपोजिशन के बाद एक नाउन आ जाएगा या प्रोनाउन आ जाएगा, क्योंकि इंग्लिश में प्रेपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन आते हैं। यदि यहां पर प्रेपोजिशन है तो यहां पर नाउन भी आ सकता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म भी, क्योंकि हैव के बाद कौन सा फॉर्म आएगा, थर्ड फॉर्म, तो दोनों आ सकते हैं। लेकिन ऐसी परिस्थिति में ज्यादा चांस इसका रहता है, ज्यादा, ठीक है, वो तो थोड़ा आगे पढ़ेंगे तब पता चलेगा एग्जैक्ट। तो लेकिन यदि यहां पर एक प्रेपोजिशन हो तो ज्यादा चांस आपके नाउन के आने का रहेगा। लेकिन यदि कभी ऐसा हो, सब्जेक्ट है, हैव का फॉर्म है, बच्चों ध्यान से समझना, यहां पर एक खालिस्तान है और यहां पर एक नाउन या प्रोनाउन है, डायरेक्ट प्रेपोजिशन नहीं है, तो ऐसे में बच्चों जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है इसके ज्यादा चांस है, ठीक है, इसके ज्यादा चांस है। तो आपके सामने जो क्वेश्चन है वो ये हैज है, खालिस्तान है, इसके पीछे ये नाउन प्रोनाउन है। अब दो नाउन प्रोनाउन आसानी से कनेक्ट नहीं होते हैं, तो अब देखिए आपके सामने ये तो नाउन है और ये वर्ब है, तो जब यहां देखिए होता क्या है, दरअसल ऐसे में क्या होता है, ये हेल्पिंग वर्ब बन जाता है, ये मेन वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, और ऐसे में क्या होता है कि ये बन जाता है आपका मेन वर्ब, क्वेश्चन आएंगे इसके भी, ये मेन वर्ब बन जाता है, ये ऑब्जेक्ट बन जाता है, ये प्रेपोजिशन, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो ध्यान रखना, यदि हैव के फॉर्म के बाद भरना है तो यदि प्रेपोजिशन जैसी कोई चीज है तो प्रायोरिटी नाउन को देनी है, और यदि नाउन जैसी चीज है तो प्रायोरिटी वर्ब को देनी है। तो यहां पर जो आंसर है वो अफेक्टेड होगा, इफेक्ट नहीं होगा। तो हमारा जो आंसर है वो क्या बन जाएगा, यहां पर अफेक्टेड, ये आंसर होगा, ठीक है जी। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। चलिए अगला वर्ड बताते हैं आपको, ये बड़ा अच्छा है, और यहां से जो सीख रहे हो ना एक के क्वेश्चन में, वो याद कर लेना अलग से। द फ्लड हैज नो डैश ऑन द विलेजर्स, देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये हैज आया है, सही बात है, लेकिन भैया मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये नो आया है और इस नो को समझना पड़ेगा बहुत अच्छे से, लाइटली मत लेना किसी भी चीज को। बच्चे ध्यान से सुनना, हैज, हैव और हैड, यदि इनके बाद नोट आ गया ना, नोट, नोट, तो ये पक्का हेल्पिंग वर्ब है, 100%, 100% हेल्पिंग वर्ब है ये। और ये यहां पर क्या लेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लेंगे, 100% थर्ड फॉर्म लेंगे, ये 100% थर्ड फॉर्म लेंगे, इस बात को आप ध्यान रखना। हैज, हैव, हैड के बाद यदि नोट आया तो ये थर्ड फॉर्म लेंगे। लेकिन बच्चा इंग्लिश में नो और नोट में भी अंतर है बच्चा, जो नोट होता है वो एडवर्ब होता है, एडवर्ब, और जो नो होता है बच्चा वो डिटर्मिनर होता है, एडजेक्टिव होता है, डिटर्मिनर। और बच्चा ध्यान देना, डिटर्मिनर क्या होता है, नाउन की संख्या या मात्रा बताने वाले शब्दों को, नाउन की संख्या या मात्रा बताने वाले शब्दों को डिटर्मिनर कहते हैं। नाउन की संख्या या मात्रा बताने वाले शब्दों को डिटर्मिनर कहते हैं। तो अच्छे से समझिए, देखिए कुछ मेरे भाई बंधु हैं ऐसे जिनको इस क्वेश्चन का आंसर आता होगा। बच्चे आंसर आना आपकी जीत नहीं है, मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं। यदि आपको आंसर आता है तो ये आपकी जीत नहीं है। यदि आपको आंसर का कारण पता है ये आपकी जीत है। तो मैं आपको बता दूं कि नोट एडवर्ब होता है और हेल्प, हैज, हैव, हैड के बाद नोट आया तो पीछे थर्ड फॉर्म आएगा पक्का। लेकिन यदि नो आया
तो वो नाउन की संख्या या मात्रा बताने वाले वर्ड होते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, डिटरमिनर्स के बाद भैया नाउन, नाउन आता है भैया, ध्यान रखना, यहां पर वर्ब मत लिख देना। नो और नोट में बहुत थोड़ा अंतर है, लेकिन ग्रामेटिकली वो अलग है। तो ऐसे कौन से डिटरमिनर होते हैं? देखिए, आर्टिकल ए एंड द, ये डिटरमिनर है। नो डिटरमिनर है, एनी डिटरमिनर है, ठीक है। इसके बाद ईच एवरी, ये भी डिटरमिनर हो सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा हमेशा कि इनके बाद यदि आपको स्पेस दिया गया है, इसमें नो भी है, ठीक है, तो ये आपका नाउन का प्लेस है। तो अब आप अपने क्वेश्चन पर आ जाइए। देखिए यहां पर नो है तो ये नाउन की जगह है। अब अफेक्टेड तो वर्ब है, ये तो पक्का पता आपको। अब जिसके लास्ट में आई वी ई होता है, 99% वो वर्ड एडजेक्टिव होते हैं, तो ये एडजेक्टिव है। और ये इफेक्ट क्या हो गया? ये नाउन हो गया। तो यहां पर आ गया फ्लड हैज नो इफेक्ट ऑन द विलेजर्स। इस बात को अच्छे से समझ के चलिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आइए। द टेक्निक इज वेरी डैश, बड़ा बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, देखिएगा ध्यान से, हर चीज में नई चीज सीखेंगे आप। देखिए मैंने आपको अभी अभी बताया कि भैया हैज, हैव और हैड, ध्यान से समझना। इसके बाद नोट आया तो भैया यहां थर्ड फॉर्म आएगा पक्का। और ये क्या है बीच में? एडवर्ब। अब आप सोचेंगे कि सर ने एडवर्ब के बाद थर्ड फॉर्म बताया, नहीं, सिर्फ एक एडवर्ब के बाद नोट थर्ड फॉर्म बताया मैंने। इस बात को ध्यान रख लेना बहुत अच्छे से। सिर्फ एक एडवर्ब के बाद मैंने थर्ड फॉर्म बताया, इस बात को अच्छे से ध्यान रख लेना, और वो नोट है। लेकिन बच्चों दरअसल एक होती है एडवर्ब ऑफ डिग्री, थोड़ा ध्यान से समझिए, ये जो लिखूं सिर्फ उतना ही समझिएगा। एडवर्ब ऑफ डिग्री कौन कौन सी होती हैं? ये होती हैं जैसे वेरी, जैसे टू, ठीक है, वेरी हो गया, टू हो गया, सो हो गया, एज हो गया, या मच हो गया। ये कुछ एडवर्ब होती हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री। और यदि इनके बाद यहां पर आपसे वर्ड पूछा गया है इनके बाद, तो ये कंफर्म ही एडजेक्टिव या एडवर्ब होगा। मतलब इनके जस्ट बाद यदि खालिस्तान दिया गया आपको, अब ये एडजेक्टिव होगा कि एडवर्ब, तो ये भी मैं आपको बता दूं। यदि यहां पर बी का फॉर्म है, किस रूप में? मेन वर्ब के रूप में, तो फिर ये पीछे एडजेक्टिव होगा। ये आगे चल के पढ़ने को मिलेगा भाई, ये बहुत लंबी चौड़ी कहानियां हैं। तो अभी हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन में सिंपल क्या बोला है? देखिए, द टेक्निक इज, क्योंकि ये बी का फॉर्म है, अब ये वेरी एडवर्ब ऑफ डिग्री है, तो बी के फॉर्म के बाद एडजेक्टिव आता है भैया, एडवर्ब नहीं आता। तो अब एडवर्ब तो ऑप्शन में भी नहीं है, ये तो वर्ब है। और ये इफेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव है। अभी पढ़ा हमने, इफेक्टिव एडजेक्टिव है। तो ये एडवर्ब ऑफ डिग्री आ गया ना, तो यहां एडजेक्टिव आएगा भैया, तो इफेक्टिव। तो इसके लिए ना कितना भी बी सीख लिया हो तुमने, तुम्हारे काम ये चीज आएगी कि भैया जो एडवर्ब ऑफ डिग्री होते हैं उनके बाद वाला वर्ड या तो एडजेक्टिव होता है या एडवर्ब होता है। जब तुम इसको सीख लोगे तब तुम्हें पूरी कहानी समझ में आएगी। मुझे लगता है यहां तक आपको कहानी पूरी समझ में आ जानी चाहिए। एक एक क्वेश्चन में एक एक नया कॉन्सेप्ट है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि इंग्लिश में ना कोई भी चैप्टर पहले शुरू कर लो, लेकिन यदि बेसिक्स क्लियर होगा तभी चीजें क्लियर होंगी। तो मैं यहां एक एक चीज आपको समझाता जा रहा हूं। अब आपको जी हाँ एक क्वेश्चन के लिए याद रखना पड़ेगा, और इसका फायदा आगे होगा, एडवर्ब में होगा। एडवर्ब में ये चीज नहीं पढ़नी पड़ेगी, नहीं तो एडवर्ब में पढ़नी पड़ेगी। तो ये अलग फॉर्मूला याद करना है, ये अलग फॉर्मूला याद करना है, ताकि सारे क्वेश्चन है जो सोल्व होने लगे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से कि क्या कह रहा है हमें अगला क्वेश्चन, ये रहा। टोटल 9 विलेजेस आर डैश फ्रॉम द फ्लड। देखिए यहां इज था, यहां एडजेक्टिव था, अब ये आर है। अब यहां पर एडजेक्टिव लिखें कि ये लिखें मेन वर्ब। तो अब इस बात को समझिए, पढ़ना पड़ेगा कि जो 9 विलेज हैं वो फ्लड से प्रभावित हैं। तो आप समझिए, यदि ये बी का फॉर्म है, इसके बाद थर्ड फॉर्म लिखते हैं, तो ये रिसीवर हैं, ठीक है। तो फ्लड ने प्रभावित किया है,
और लोग प्रभावित हुए हैं, तो लोगों ने प्रभाव झेला है। गांव ने प्रभाव झेला है, तो गांव ने प्रभाव झेला है, तो ये रिसीवर है। और जब रिसीवर सब्जेक्ट होता है तो बी के बाद थर्ड फॉर्म आता है, ये मैंने आपको पहले समझाया है। तो यहां पर उत्तर अफेक्टेड होगा। तो यदि पिछली चीजें सिर्फ आपने एक बार पढ़ ली और वो चीजें आपने याद नहीं की बेटा देखो, एक अच्छा स्टूडेंट बनने के लिए, एक बेहतरीन स्टूडेंट बनने के लिए आपको 10 टीचर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप सोचिए, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, किसी भी टीचर का उठा के देख लीजिए, किसी भी टीचर का वर्ब जो चैप्टर है ना, वो आपको बेसिक वर्ब की बात कर रहा हूं मैं, पूरा वर्ब नहीं, एडवांस वर्ब मत मिलाना। बेसिक वर्ब आपको किसी का 13 क्लास में मिलेगा नहीं, 13 घंटे में नहीं मिलेगा, मैं दावे के साथ कहता हूं। और हम अभी 13वीं क्लास पर जब आए हैं ना, तो ये समझ लो कि वर्ब चैप्टर के 35% सिलेबस पे है हम अभी, बेसिक वर्ब चैप्टर के। यदि मैं बेसिक वर्ब, एडवांस वर्ब, पॉजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, कंफ्यूजिंग वर्ब, स्ट्रक्चर ऑफ वर्ब, फ्रेमिंग ऑफ वर्ब, कॉमन सेंस ऑफ वर्ब, यदि उस सारे की बात कर लूंगा तो 40 क्लास में वर्ब होगा। और ये 40 क्लास ऐसा नहीं है कि जो दूसरे टीचर होते हैं वो खराब पढ़ाते हैं, नहीं, नेवर। वो यदि 12-13 घंटे में या 20 घंटे में दोनों चैप्टर मिला के पढ़ा देते हैं ये सारी चीजें जो मैं 40 में पढ़ाऊंगा, तो अंतर बस एक ही है कि वो आपको हर चीज का बेसिक बताते हुए नहीं चलते, बताते वो भी यही बातें हैं, लेकिन जब बेसिक नहीं पता होता तो हमें चीजें समझ में नहीं आती हैं। तो मैं आपको ये कहूंगा कि वर्ब चैप्टर 10 जगह नहीं पढ़ना है। जो मेरी 30-40 क्लास, 30-32-35 क्लास जो भी होंगी, ये 3-4 चैप्टर का संगम है। मॉडल्स अलग चैप्टर मानते हो तुम, ये उसका संगम है। प्राइमरी वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, पॉजिटिव वर्ब, ये अलग चैप्टर लगते हैं। एडवांस वर्ब अलग चैप्टर लगता है, लेकिन ये मैं सारा एक ही चैप्टर है, ये वर्ब चैप्टर। तो इसकी जितनी भी क्लास हो, 30-40, इनको एक एक क्लास को पढ़िए, समझिए, लिखिए, याद कीजिए, फिर अगली क्लास पे आइए। एक बार यदि वर्ब चैप्टर पढ़ लेंगे ना, तो ये समझ लेना कि 30% सिलेबस इंग्लिश का हो गया आपका। ठीक है जी, चलिए फिर देखिए, अब स्पीड बढ़ने लगेगी। सनलाइट हैज नो, सनलाइट हैज नो, नो है डिटरमिनर, डिटरमिनर है तो अफेक्ट नहीं आ सकता, V1 नहीं आएगा, इफेक्ट आएगा। बिल्कुल सीधी बात हो गई। द सनलाइट हैज नोट, अब हैज के बाद नोट है तो थर्ड फॉर्म आएगा। अभी हमने फॉर्मूला लिखा था, अब वो फॉर्मूला याद होगा तो अप्लाई कर पाओगे ना। सनलाइट हैज नोट अफेक्टेड, अफेक्टेड आ जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे। तो 1 मिनट में सारे क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ क्वेश्चन लेते हैं। चलिए 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 चलिए, हम पहुंच गए कहाँ? 3 पे, 4 पे, 5वीं स्लाइड पे आ गए। चलिए, ये एक नई चीज सीखने की है, बहुत अद्भुत। 32वें क्वेश्चन में देखिए, उसने कहा ही हैज, और उसने यहां खालिस्तान दिया आपको, और यहां दे दिया टू प्ले क्रिकेट। ठीक है, तो इसको आप 1 मिनट के लिए ये मान लीजिए, ये 2+V1 आ गया। अब यहां भरना है। अब ऑप्शन देखते हैं क्या है। देखिए, जो एबल वर्ड होता है वो एडजेक्टिव होता है, ठीक है, और एबिलिटी जो वर्ड होता है वो नाउन होता है। अब कुछ हो या ना हो, लेकिन एक बात पक्की याद रख लेना मेरे भाई, हैव के फॉर्म के बाद, सभी फॉर्म्स की बात कर रहा हूं, हैव के फॉर्म्स के बाद, मेरे भ्राता ध्यान से सुनना, हैव के फॉर्म्स के बाद यहां पर यदि ऐसा एडजेक्टिव है जिसके पीछे नाउन है तो ये तो सही है मेरे भाई। लेकिन यदि ऐसा एडजेक्टिव है जिसके पीछे नाउन नहीं है, तो ये जो एडजेक्टिव होता है ना, ये कॉम्प्लीमेंट का काम करता है, ये नहीं करता कॉम्प्लीमेंट का काम। क्योंकि जिस एडजेक्टिव के पीछे नाउन है उसकी वैल्यू 0 होती है, उसको पढ़ा नाउन ही जाएगा, और जिसके पीछे नाउन नहीं है उसको एडजेक्टिव पढ़ा जाएगा, तो ये कॉम्प्लीमेंट है। तो कॉम्प्लीमेंट तो बी के फॉर्म के बाद आता है। तो यदि हैव के फॉर्म के बाद कभी अकेला एडजेक्टिव लिखना पड़े बिना नाउन के, तो ये संभव नहीं है। अब देखो, यहां तो टू प्ले है, तो ये तो नाउन नहीं है,
तो अब यदि हम यहाँ एबल लिखते हैं तो ये अकेला एडजेक्टिव हो जाएगा, तो काट दीजिए। अब आपको सेंस की नहीं, अब आपको समझ की जरूरत है, और उससे हम हर एक क्वेश्चन को जीतने का काम करेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, किसी बच्चे की सेंस आ गई होगी, ही हैज एबल टू प्ले क्रिकेट, ही हैज एबिलिटी टू प्ले क्रिकेट। किसी बच्चे को लगा होगा कि सेंस वाइज एबल गलत है और एबिलिटी सही है, लेकिन यदि आपने सेंस से भरा है तो आपको नॉलेज नहीं है। इन चीजों के लॉजिक्स होते हैं, जो मैं आपको एक एक चीज का लॉजिक सिखा रहा हूं और हर एक क्वेश्चन का कारण बता रहा हूं। मैंने एक क्वेश्चन का ये पूरा कारण आपको बताया है। फिर देखिए, इसी बात को समझिए, ये वही टू प्ले क्रिकेट है और ये एबल आ गया, एडजेक्टिव आ गया। समझिए, ध्यान से समझिए, यदि अकेला एडजेक्टिव है तो हैव का फॉर्म नहीं आएगा, तो हैव का फॉर्म नहीं आएगा तो ये कट गया। तो वोज कैसे सही है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये कॉम्प्लीमेंट होता है और ये हैव के फॉर्म के बाद नहीं आता, बी के फॉर्म के बाद आता है। तो यहां वोज इसलिए सही है क्योंकि वोज बी का फॉर्म है। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकता है आपसे। यहां यह भी पूछ सकता है कि नाउन वर्सेस एडजेक्टिव कौन जीता, तो आप कहेंगे नाउन जीता। आपको यह बोल सकता है कि मैंने एडजेक्टिव दे दिया, अब तुम बताओ कि बी का फॉर्म की हैव का फॉर्म। तो यदि अकेला एडजेक्टिव है तो बी का फॉर्म, ठीक है। तो इस बात को आप अच्छे से समझिए। फिर देखिए कितना खूबसूरत क्वेश्चन है। नो आ गया, अब रट गया है ना, नो डिटर्मिनर है तो नाउन आएगा। तो अब देखिए, जो प्रेजेंट होता है वो एडजेक्टिव होता है, ठीक है, और प्रेजेंटली जो है वो एडवर्ब होता है, क्योंकि एडजेक्टिव में एलवाई लगने पर एडवर्ब बनता है, ठीक है। और फिर कह रहा हूं, ये मत समझना मैंने कहा एडजेक्टिव में एलवाई लगने पर एडवर्ब बनता है। देखिए मेरी एक एक बात को सीखिए, एडजेक्टिव में एलवाई लगा तो एडवर्ब होता है। कुछ लोग ये सीख लेंगे कि एलवाई वाले वर्ड एडवर्ब होते हैं, फिर गलत हो जाएंगे, क्योंकि इंग्लिश में एक और रूल है कि नाउन में एलवाई लगा तो एडजेक्टिव बनता है। तो मैंने ये नहीं कहा कि एलवाई से एंड होने वाले सारे वर्ड एडवर्ब होते हैं, मैंने कहा एडजेक्टिव में एलवाई लगा तो एडवर्ब होता है, तो ये एडजेक्टिव है, और इसमें एलवाई लगा तो ये एडवर्ब है। अब क्योंकि ये तो डिटर्मिनर है तो इसे तो नाउन चाहिए, जिसके लास्ट में सी ई होता है वो नाउन है, तो उत्तर होगा प्रेजेंस। हमें सेंटेंस पढ़ने की, मीनिंग निकालने की भी जरूरत नहीं है, यदि हमें इंग्लिश का रियल स्ट्रक्चर पता है। और आपको रियल स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा मेरे बच्चों, इस बात को समझना। फिर देखिए, ही डैश नॉट प्रेजेंट इन द क्लास, ये तो चेयर तो गलती से ऑप्शन आ गया। अब वो कह रहा है इज या डिड, इज या डिड। मैंने अभी आपको बताया कि प्रेजेंट एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव होता है अकेला एडजेक्टिव जिसके पीछे नाउन नहीं है, तो वो क्या है? कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट डिड के बाद नहीं आता, बी के बाद आता है। तो ही इज नॉट प्रेजेंट इन द क्लास, और ये सारी चीजें हमने पिछली क्लासेस में पढ़ी हैं। फिर देखिए, द सैंपल ऑफ गोल्ड, जो गोल्ड का सैंपल है वो प्योर है। अब हमें समझना पड़ेगा, जो प्योर है वो क्या है? वो एडजेक्टिव है। जो प्योरिटी होता है वो नाउन है। समझिएगा बात को, प्योरिटी क्या है? नाउन। तो अब जब यहां पर एडजेक्टिव है तो अकेला एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का काम करता है, तो हैज थोड़ी आएगा, बी का फॉर्म आएगा। तो द सैंपल ऑफ गोल्ड इज प्योर। तो यदि सारी नॉलेज होगी, यदि सारी नॉलेज होगी तो क्वेश्चन कटाकट समझ में आएंगे, नहीं होगी तो दिक्कत है, ठीक है। और मैं तुम्हें यहीं पर मीनिंग बता रहा हूं, प्रेजेंटली का मीनिंग कोई वर्तमान मत सोचना, इसका मतलब भविष्य का समय होता है, भविष्य का समय। प्रेजेंटली का मतलब थोड़ी देर में, ठीक है, वो प्रेजेंट को रिप्रेजेंट नहीं करता। फिर देखिए, द प्लेयर हैज नो, नो क्या है भैया? याद करो, नो क्या है? डिटर्मिनर। तो पीछे क्या आएगा? नाउन। तो जिसके लास्ट में सीई होता है वो क्या होता है मेरे मित्र? वो नाउन होता है। तो कॉन्फिडेंस हो गया, और ये कॉन्फिडेंट क्या है? एडजेक्टिव, ठीक है, क्योंकि सीई जितने भी वर्ड हैं, जैसे इंटेलिजेंस, तो सीई है तो नाउन। सॉरी भाई, पढ़ाते हुए ना मैं भूल जाता हूं कि मेरा गला खराब है, और मैं पूरे जोश में आके पढ़ाने लगता हूं, जिसकी वजह से मुझे फिर दिक्कत होती है। चलो, थोड़ा नॉर्मल होता हूं, कम एनर्जी लगाता हूं, है ना। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। देखो, जैसे इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस नाउन है,
और इंटेलिजेंस से बना इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है। ऐसे ही डिफरेंस नाउन है, डिफरेंट एडजेक्टिव है। कॉन्फिडेंस नाउन है और कॉन्फिडेंट एडजेक्टिव है। तो देखिए यहां से ध्यान रखिएगा, ये सीई वाला नाउन है। फिर नो आ गया, तो नो आ गया तो IVE वाला एडजेक्टिव है, ये याद करना है। क्रिएटेड वर्ब है, क्रिएटिविटी नाउन है, तो नो के बाद तो क्रिएटिविटी आएगा। 1 सेकंड में पता लग गया, क्योंकि मैंने आपको बताया था ITY वाले वर्ड नाउन होते हैं। फिर देखिए द पोइट हैज डैश सम ब्यूटीफुल पोएम्स। अब देखिए हैज के बाद एडजेक्टिव नहीं आ सकता, काट दो। अब क्रिएटेड की क्रिएटिविटी, तो मैंने आपको बताया था कि यदि यहां पर नाउन दे रखा है सम ब्यूटीफुल पोएम्स, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो वर्ब आएगी क्रिएटेड। और यदि यहां प्रेपोजिशन होता तो ये नाउन आ जाता क्रिएटिविटी। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ये हैं। अब एक छोटा सा टास्क आपके लिए, ठीक है। देखो, क्योंकि जब इतनी मेहनत कर दी गई किसी चीज को समझाने के पीछे, तो एक छोटा सा टास्क आपको भी करना चाहिए। तो ये क्वेश्चंस मैं जो दे रहा हूं इस बार आप आंसर करेंगे, फिर मैं समझाऊंगा, ठीक है। चलिए फटाफट फटाफट इनके सभी के आपको क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर करने हैं, ऐसे नहीं, क्वेश्चन नंबर के साथ आपको आंसर करने हैं। कीजिए। मुझे भूलना नहीं है, तेज बोलना नहीं है, मुझे धीरे बोलना है। और पढ़ाते हुए मैं सच में भूल जाता हूँ, बहुत जोश आ जाता है, बहुत एनर्जी आ जाती है, क्योंकि पढ़ाने में मज़ा ही तब आता है। थोड़ा लाउड आवाज़ जरूर है लेकिन थोड़ा सा सुधारनी पड़ेगी आदत। देखो, यू हैव डैश मी, अब हैव आ गया। अब यहां पर ये ऑब्जेक्ट है, प्रेपोजिशन नहीं है, तो थर्ड फॉर्म आएगी, तो कंफ्यूज्ड थर्ड फॉर्म है, तो ये उत्तर हो जाएगा। नाउन नहीं होगा उत्तर, और ये V1 है, और हैव के बाद V1 तो आ ही नहीं सकती, आपको अच्छे से पता है। अब फिर देखिए हैव के बाद V1 तो आ नहीं सकती, तो ये कट गया। अब मैंने पहले ही कहा था यहाँ प्रेपोजिशन है, तो यहाँ नाउन जीत जाएगा, इसको काट दो और कंफ्यूजन हो जाएगा। यू हैव कंफ्यूजन इन ग्रामर, बिल्कुल सिंपल है यदि समझने का प्रयास करोगे। फिर देखो द कोच हैज, अब देखिए प्रेज V1 भी है और प्रेज नाउन भी है, प्रशंसा, और प्रेज क्या है V3। तो भैया सिंपल सी बात है, ये ऑब्जेक्ट है, ये हैज है, तो हैज के बाद थर्ड फॉर्म आता है, तो उत्तर आ जाएगा प्रेज्ड। द कोच हैज प्रेज्ड हिज प्लेयर्स। यदि कोई भी बच्चा मेरी सारी क्लासेस को देखकर इन क्वेश्चंस को समझ रहा है, तो उसे रियल में ये एहसास हो रहा होगा कि मैं वाकई में कुछ बहुत बेहतरीन पढ़ रहा हूँ, मेरे साथ फॉर्मेलिटी नहीं की जा रही है, मुझे पेपर में इन चीज़ों का लाभ होगा। नहीं तो बेटा बहुत सारे सिलेबस तो ऐसे हैं पूरी पूरी इंग्लिश के पढ़ाए जा रहे हैं, जो यूट्यूब हो, पेड बैचेस हो, कि उनको पढ़ के भी आपके इंग्लिश में 40% से ज़्यादा नंबर नहीं आ सकते, क्योंकि नॉलेज डिलीवर ही नहीं की गई है उनमें। अब दुर्भाग्य है कि कुछ ऐसा है, अब ऐसी चीज़ों को क्रिटिसाइज करना भी जरूरी है, बट हम नाम लेके नहीं करते किसी का, क्योंकि हम किसी व्यक्ति को बुरा कहें ये हमारे नेचर में नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, डीप पढ़ना तो ऐसे ही पढ़ना है, मज़ा आ रहा होगा। 13वीं क्लास में हो, 13वें भाग में हो, इससे ज़्यादा डीप में क्या बताऊं। फिर देखिए द कोच हैज नो, नो आ गया। क्या मैंने आपको पहले ही बताया, इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं, जैसे प्रेज है, जैसे ऑर्डर है, जैसे अटैक है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो V1 भी हैं और नाउन भी हैं, ठीक है। ये V1 भी है और नाउन भी है, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं। लेकिन यदि वो डिटर्मिनर के बाद लिखे जाएं तो उन्हें नाउन मान लिया जाएगा, ठीक है, उन्हें नाउन माना जाएगा। तो ये डिटर्मिनर है, थर्ड फॉर्म तो आ नहीं सकता क्योंकि नो है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, प्रेज। द कोच हैज नो प्रेज फॉर हिज प्लेयर्स। फिर देखिए माई फ्रेंड, माई बेस्ट फ्रेंड हैज डैश मी, फिर आ गया ना मी, तो ऑब्जेक्ट यदि दे रखा है तो फिर यहां नाउन नहीं आएगा। माई फ्रेंड हैज इनवाइटेड मी, माई फ्रेंड हैज इनवाइटेड मी टू डिनर। अब ये खतरनाक है, ध्यान से समझिए। आई एम बी का फॉर्म है, बी के फॉर्म के बाद V1 तो आ नहीं सकता, तो इसको काट दो। अब बचा इनविटेशन, जिसके लास्ट में ION होता है वो नाउन है,
तो यहां नाउन रखोगे तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। क्या तुम्हारा ही नाम इनविटेशन है? तुम कहोगे नहीं सर हमारा नाम तो इनविटेशन नहीं है, तो काट दो क्योंकि बराबर नहीं है। तो फिर क्या गया, आई एम इनवाइटेड। और ये इनवाइटेड यहां पर थर्ड फॉर्म है जो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इंग्लिश में थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करती है। इसके ऊपर अगली 2 क्लासेस होनी है, कल और परसों, मतलब 14वीं और 15वीं क्लास इसी बात पर होनी है कि थर्ड फॉर्म और आईएनजी वाला फॉर्म एडजेक्टिव का काम कैसे करते हैं। ये दोनों बहुत हार्ड क्लास होने वाली हैं, लेकिन हमें करना है तो करना है, हम उसको छोड़ नहीं सकते। हम सीखेंगे उसको कि कैसे करना है। देखिए आप इस बात को कैसे समझ पाएंगे, छोटी सी बात समझाने की कोशिश करता हूं। आई एम इनवाइटेड टू अ डिनर पार्टी। आई एम इनवाइटेड टू अ डिनर पार्टी। मैं इनवाइटेड हूं डिनर पार्टी में। तो इस बात को समझने का प्रयास करो कि ये हमें थर्ड फॉर्म लग रहा है। कैसे माने कि ये एडजेक्टिव है? देखो मैंने कहा मैं इनवाइटेड हूं पार्टी में, तो मैं यहां कोई काम नहीं कर रहा हूं, जानकारी दे रहा हूं। यदि ये वर्ड जानकारी दे रहा है, केवल जानकारी, कोई काम नहीं हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा, तो ये थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव है। इसके ऊपर अगले 14वीं और 15वीं क्लास के पूरे 2 घंटे हम लगाने का काम करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आई डैश एन इन्विटेशन। अब एन इन्विटेशन दे दिया इसने, नाउन दे दिया। अब बी का फॉर्म की हैव का फॉर्म, बी का फॉर्म लिखोगे तो बराबर होना चाहिए। मैं और इन्विटेशन एक बात नहीं है, तो बी का फॉर्म कट गया क्योंकि बराबर नहीं है। तो फिर क्या आ गया, आई हैव एन इन्विटेशन फ्रॉम माई बेस्ट फ्रेंड। एक एक चीज क्रिएटिविटी से होगी भैया। ही हैज नो, नो क्या है, डिटर्मिनर, तो नाउन आएगा तो प्रमोशन आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से बेहतरीन तरीके से आपको बढ़ते हुए आगे चलना है, ठीक है ना। इस बात को अच्छे से समझ लेना भैया। ये ना प्रमोटर नहीं है, ये प्रमोट था, V1 था और वो V3। तो अब थोड़ी सी स्पीड अप इसलिए कर रहा हूं, नहीं तो फिर क्वेश्चन, यदि एक एक क्वेश्चन को इतनी ही स्लो समझाऊंगा, इतना पढ़ा दिया, इतना सिखा दिया, इतनी प्रैक्टिस करा दी, एक एक चीज में हम 50वें क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करते हुए पहुंच गए हैं प्राइमरी वर्ब में, तो फिर थोड़ी सी जिम्मेदारी आपकी भी है कि आप चीजों को सीख कर समझ कर करें, नहीं तो फिर दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए वी हैव 2 मोर स्लाइड्स, खत्म करते हैं इनको। देखिए ये बिल्कुल क्लियर है भैया। यदि हैज हैव हैड के बाद नोट आ गया तो थर्ड फॉर्म आएगी आंख बंद करके, तो प्रमोटेड उत्तर हो जाएगा, प्रमोशन नहीं होगा। अगला है यू हैव, स्मार्ट और स्मार्टनेस, मैंने पहले ही कहा था, ध्यान से सुन लेना। स्मार्टनेस इंग्लिश में जिसके लास्ट में NESS होता है वो नाउन होता है, और NESS को हटा दो तो एडजेक्टिव बचता है, परमानेंट ध्यान रखना। क्या करता है, एडजेक्टिव बचता है, बिल्कुल क्लियर रखना इस बात को। तो यहां पर देखिए ये जो स्मार्ट है ये एडजेक्टिव है, और हैव के फॉर्म के बाद अकेला एडजेक्टिव तो आ ही नहीं सकता, लेकिन नाउन भी आया तो देखो ना, ये पीछे प्रेपोजिशन है, यू हैव स्मार्टनेस इन योर वर्क, कितना सिंपल है। और ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का काम करता है, तो हैव तो आ ही नहीं सकता, तो यू आर स्मार्ट इन योर वर्क। कितना चुटकियों में काम हो रहा है, यदि तुम समझने का प्रयास करो, एक एक चीज को समझ के यहां तक आए हो, तो चुटकियों में, बिल्कुल चुटकियों में काम हो रहा है। फिर देखो ही हैज आ, आर्टिकल है, आर्टिकल है डिटर्मिनर, तो नाउन लेगा, तो कलेक्शन लेगा, कलेक्टेड नहीं लेगा क्योंकि कलेक्टेड तो वर्ब है। फिर आ जाइए हैज, अब हैज के बाद यहां खालिस्तान है, तो भैया पीछे क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है तो थर्ड फॉर्म आएगा, तो ये कलेक्टेड आएगा, कलेक्टेड, कलेक्शन नहीं आएगा, समझ लीजिए इस बात को, ठीक है। कलेक्शन नहीं आएगा, क्या आएगा, कलेक्टेड आएगा। फिर देखिए ही हैज आ, अब आर्टिकल आ गया तो फिर नाउन आएगा। तो आपको बता दें इंग्लिश में जो सेल है वो V1 है, जो सोल्ड है और सोल्ड है ये हमारे V2 और V3 हैं। तो ये V1 हो गया, ये V3 हो गया, और इंग्लिश में जो सेल वर्ड है वो नाउन है, तो नाउन सिर्फ सेल है, तो यहां पर ये आएगा आपका सेल। तो एक बात और समझो, बी के ये जो फिलर्स भर रहे हो इसके लिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच भी आपका मजबूत होना जरूरी है, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी। फिर देखो ही हैज,
अब हैज आ गया, पीछे ऑब्जेक्ट है तो हैज के बाद थर्ड फॉर्म आएगी, तो क्या आ जाएगा, ही हैज सोल्ड। ठीक है, द ओल्ड मैन हैज नो, अब नो है तो इनकरेज वर्ब होती है, इनकरेजमेंट नाउन होता है, तो ये आंसर आ जाएगा। द ओल्ड मैन हैज नो एनकरेजमेंट टू लिव मोर। एक एक चीज है भैया, इसी तरह जैसे ये था ना NESS वाला, जैसे ये भी याद रखना, इनकरेजमेंट तो MENT वाला वर्ड होता है नाउन, लेकिन यदि MENT हटा दोगे, MNT हटाकर 95% एक वर्ब बचेगा। क्या बचेगा, एक वर्ब बचेगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको चीजों को करते हुए आगे बढ़ना है। और चलिए लास्ट एंड फाइनल सेट ऑफ प्रैक्टिस इन दिस पर्टिकुलर सीरीज ऑफ कॉन्सेप्ट्स, तो देख लीजिए क्या है। देखो भैया, मैं तो ये कह रहा हूं, जिसने मेरी सारे के 13 भाग अब तक वर्ब के देख लिए हैं, वही इस बात को समझ पाएगा कि ये अध्यापक जो आपके सामने खड़ा है, ये कितनी मेहनत कर रहा है पढ़ाने में, कितना डीप से पढ़ा रहा है, कितना रियल पढ़ा रहा है, कितना इतना बेसिक लेवल से पढ़ा रहा हूं कि गांव का बिल्कुल पहली बार देखने वाला बच्चा भी चीजों को परफेक्शन में सीख जाएगा। प्रैक्टिस भी इतनी करा रहा हूं। 70 क्वेश्चन भैया कौन कराता है रे, BK फॉर्म से। ठीक है, और वो भी सारे अलग अलग टाइप के, वो नहीं जो पेपर में आते हैं हलवा क्वेश्चन। पहले थोड़ा हार्ड लेवल सीख लो, फाउंडेशन मजबूत कर लो। इंग्लिश में एक बात जान लो भैया, ये जो प्राइमरी वर्ब है ना, पूरे वर्ब चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इसकी एक भी बात यदि आपकी नॉलेज से मिस है तो वो कहीं ना कहीं आपको परेशान करेगी। मॉडल की एक दो बात भूल जाओगे तो चल भी जाएगा, लेकिन प्राइमरी वर्ब की एक भी बात भूल गए, पहले क्या आता है, पीछे क्या आता है, पीछे फॉर्म कौन सी आती है, यदि फॉर्म भी दे रखी हो तो पीछे क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, कॉम्प्लीमेंट आता है, नोट क्या है, वेरी फ्यू, वो सब क्या है, A to Z चीजों की यदि रिलेवेंट A to Z इंफॉर्मेशन जो है आपका एग्जाम रिलेटेड है, एग्जाम से में रेलेवेंट साबित होगी आपके लिए, इस बात को आपको ध्यान रखना है। लेट्स प्रोसीड विथ मोर 6 और 7 क्वेश्चंस। हैज ऑब्जेक्ट है भैया पीछे, ठीक है, तो दोनों ही गलत है, सीधी सी बात है। ठीक है, एनकरेज्ड आएगा, ठीक है, ऑप्शन नहीं दे रखा तो नहीं दे रखा। अब हमारी समझ इतनी मजबूत हो गई है कि हम तय कर लेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो फिर थर्ड फॉर्म आएगा, प्रेपोजिशन होती पीछे खालिस्तान के तो नाउन आ जाता। ए आ गया तो ये लेफ्ट तो थर्ड फॉर्म है, तो लीव जो होता है वो नाउन होता है, ही हैज अ लीव ऑफ 3 days। फिर देखिए ही हैज डैश इज जॉब, ऑब्जेक्ट दे रखा है तो थर्ड फॉर्म, हैज के बाद, बी के बाद की कहानी सारी अलग है, हैज के बाद खालिस्तान है, पीछे ऑब्जेक्ट है तो थर्ड फॉर्म लेफ्ट। नो डिटर्मिनर है, डिटर्मिनर है तो थर्ड फॉर्म नहीं, शी हैज नो चेंज इन हर एटीट्यूड। स्पीड देखिए कितनी बढ़ जाती है जब सारी चीजों की नॉलेज होती है तो। ठीक है, फिर देखिए शी हैज डैश हर एटीट्यूड, हर एटीट्यूड ऑब्जेक्ट है तो थर्ड फॉर्म, तो शी हैज चेंज्ड हर एटीट्यूड चुटकियों में। फिर देखिए द न्यू केमिकल हैज, हैज के बाद खालिस्तान है और वाटर, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है तो प्योरीफाइड, ठीक है, प्योरीफाइड वर्ब आएगी। आर्टिकल है तो नाउन आएगा, प्योरिटी, प्योरिटी, तो ये आंसर आ गया। लीजिए भैया समाप्त। ये हुई भैया आपकी एक शानदार जानदार प्रैक्टिस सेशन, शानदार प्रैक्टिस सेशन था। अब तुम भी तारीफ कर दो कमेंट में, ठीक है, कोई कमी रह गई हो तो बता दो। जिसने सारी की सारी क्लास देखी है वो कमेंट करके ये बता दो कि किस लेवल का मजा तुम यहां पर फेस कर रहे हो। मैं आपके एक एक कमेंट को पढ़ के उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा, ठीक है, एक एक कमेंट पढ़ के उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। अच्छे से एक एक चीज बताओ भाई, सीखना पड़ेगा, हल्के में नहीं लेना है चीजों को, मेहनत करने की पूरी कोशिश करनी है आपको, ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। नॉलेज इसी को कहते हैं भैया, जिस बच्चे ने इस क्वेश्चन में ये पकड़ लिया कि ऑप्शन गलत है, इसी को नॉलेज कहते हैं, ठीक है, इसी को कहते हैं कि आपने कॉन्फिडेंस अचीव किया सीख कर, ठीक है ना। तो बताइए कमेंट करके, मैं आपके प्रति एक कमेंट का उत्तर देने का प्रयास करूंगा।